हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2015 में पूछे गए क्वेश्चंस है, उसके 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया और इस वीडियो में हम 51 से लेकर 75 तक का क्वेश्चन करेंगे, यानी टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस से। मित्रों, पहला क्वेश्चन है कि विदेशी मुद्रा यानी कि विदेशी मुद्रा जो है जिसमें जो है त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाती है? क्या वह गर्म मुद्रा होती है या स्वर्ण मुद्रा होती है, दुर्लभ मुद्रा होती है, सुलभ मुद्रा होती है? तो वैसी विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित जो है स्थानांतरित हो जाने की यानी कि पलायन कर जाने की नेचर होती है, प्रवृत्ति होती है, उसको गर्म मुद्रा कहते हैं, हॉट करेंसी, हॉट मनी कहते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। और सुलभ मुद्रा ये है जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो है जितनी पूर्ति होनी चाहिए उस पूर्ति की तुलना में उसकी जो है पूर्ति अधिक है। तो ये सुलभ मुद्रा है जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और गोल्ड वाले मुद्रा जो गोल्ड वाले मुद्रा कहते हैं, और दुर्लभ मुद्रा उसे कहते हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो। ठीक है मित्रों, तो शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति वाली मुद्रा को हॉट मुद्रा या गर्म मुद्रा कहते हैं। और जिस स्थान पर अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है ये हॉट मनी वहीं स्थानांतरित हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब किसी मुद्रा की तुलना में पूर्ति अधिक होती है तो उसको सरल मुद्रा करते हैं, और जिसकी जो है पूर्ति कम होती है उसके विपरीत स्थिति वाली मुद्रा को हम दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? तो भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल सिस्टम जो था ट्रेजरी बिल का, इसको 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया। तो इसका आंसर जो है डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्विस टैक्स यानी कि सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो भारत में सर्विस टैक्स जो सेवा कर है इसको 94-95 में, यानी इसका आंसर ये होगा, इसको 94-95 में प्रारंभ किया गया। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? तो रुपये की परिवर्तनीयता का मतलब है मित्रों रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। ठीक है मित्रों, ये नहीं कि रुपये नोटों का स्वर्ण परिवर्ती होने में सक्षम होना या बाजार की ताकतों द्वारा रुपये का मूल्य तय किए जाने की अनुमति देना या भारत में मुद्राओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास करना, ये सब इसका मतलब नहीं है। रुपये की परिवर्तनीयता का मतलब है रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति होना। ठीक है मित्रों, तो 19 अगस्त 1994 को भारतीय मुद्रा जो रुपया है को भुगतान संतुलन के चालू खाते के लेन देन के लिए पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया। तो यह डेट कौन सा था? 19 अगस्त 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण टैक्स राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि सकल कर राजस्व के मामले में इनका अवरोही क्रम इसमें निकालना है। तो सबसे ज़्यादा जो है निगम टैक्स आता है, उसके बाद आय टैक्स आता है, इनकम टैक्स, उसके बाद संघ उत्पादन शुल्क, और फिर जो है कस्टम की बारी आती है, यानी कि 1 2 3 4 1 2 4 3 इसका आंसर होगा। तो सकल कर राजस्व के ये अवरोही क्रम में होगा 1 2 4 3। ठीक है मित्रों, सबसे अधिक जो है निगम टैक्स, फिर इनकम टैक्स, फिर संघ उत्पाद शुल्क और फिर कस्टम की बारी है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 56 कि बैंक रेट वह ब्याज रेट है जो आरबीआई अपने ग्राहकों से अल्पकालिक उधार पर लेता है, और रेपो रेट वह ब्याज रेट है जो आरबीआई जो है अपने ग्राहकों से दीर्घकालिक उधार पर लेता है। तो और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन गलत है? तो मित्रों जो ये दोनों जो है गलत है, यानी इसका आंसर सी होगा। 1 और 2 दोनों गलत है, क्योंकि बैंक रेट जो है ये इस पर जो है आरबीआई अपने ग्राहक से ये दीर्घकालिक उधार पर लेता है ये बैंक रेट, और रेपो रेट जो है ये
अल्पकालिक उधार पर लेता है। तो अगर इसको इंटरचेंज करेंगे अल्पकालिक और दीर्घकालिक को तो ये सही हो जाएगा। ब्याज रेट जो बैंक रेट जो है वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक यानी कि 3 से 12 महीने के उधार पर लेता है, जबकि रेपो रेट वह ब्याज दर है जो आरबीआई अपने ग्राहकों से 2 से लेकर 90 दिन के उधार पर देता है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। तो क्या CRR और SLR को कम करना यह वित्तीय क्षेत्र के सुधार में शामिल है? क्या बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश ये वित्तीय क्षेत्र के सुधार में शामिल है? या ब्याज दर का भी अविनियमन ये वित्तीय क्षेत्र में शामिल है? तो मित्रों इसमें सभी जो है वित्तीय क्षेत्र के सुधार में शामिल है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विदेश व्यापार और आर्थिक संगठन से शेयर बाजार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो प्रभावी राजस्व घाटा जो है ये 11-12 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया। तो प्रभावी राजस्व घाटा जो है सर्वप्रथम 2011-12 के केंद्रीय बजट में प्रारंभ की गई। यह राजस्व घाटा और पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान का अंतर होता है। कौन? प्रभावी राजस्व घाटा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज भुगतान एक आइटम है। तो ब्याज भुगतान एक आइटम है राजस्व व्यय का। ब्याज भुगतान किसका आइटम है? राजस्व व्यय का आइटम है। क्वेश्चन नंबर 60 कि HDR 2014 यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत का इस मानव विकास सूचकांक में रैंक कितना है? तो 2014 में रैंक जो है 135 था। कितना था? 135। और कितने अंक के साथ? 0.586 अंक के साथ जो है भारत का रैंक HDR में 2014 में 135 था। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। तो और पूछा जा रहा है कि उपयुक्त सूचकांकों में से कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन CSO द्वारा संकलित किया जाता है? तो क्या औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसको संकलित किया जाता है? कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी ग्राम श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसमें से कौन सा जो है CSO द्वारा संकलित किया जाता है? तो मित्रों ये सभी जो है CSO द्वारा संकलित किए जाते हैं। 1, 2, 3, 4 इसका आंसर जो है सभी होगा। अब बात करते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कार्यालय की CSO की। तो इसकी स्थापना जो है 2 मई 1951 में हुई। कब हुई? 2 मई 1951 में। इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है और इसका प्रमुख कार्य जो है राष्ट्रीय खाता, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, शहरी ग्रामीण संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, लैंगिक सांख्यिकी सहित मानव संसाधन सांख्यिकी उद्योगों के लिए वार्षिक सर्वे और आर्थिक गणना करना एवं आधिकारिक सांख्यिकी में प्रशिक्षण देना है। तो ये सब जो है इनके प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 कि निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन जो है भारत के लिए अनुकूल था? तो 1972, 73 और 76, 77 में जो है व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था, भारत के पक्ष में था। 1950 उपरांत 50-51 के उपरांत जो है केवल 2 वित्तीय वर्षों 72, 73 और 76, 77 में व्यापार संतुलन जो है ये भारत के पक्ष में रहा है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान से। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्मिक किरणें क्या है? क्या ये आवेशित कण है, अनावेशित कण है, या आवेशित अनावेशित दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कॉस्मिक किरण जो है मित्रों आवेशित कण है। इस पर चार्ज होती है ये ए। इसका आंसर ए होगा। कॉस्मिक विकिरण में मुख्यतः जो है धनावेशित प्रोटॉन होते हैं और अल्प मात्रा में जो है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, गामा रे, फोटॉन भी होते हैं। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन रसायन विज्ञान से है। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु मित्रों इसमें सबसे अधिक क्रियाशील जो है पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम। इसका आंसर डी होगा। पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है। इसका प्रतीक क्या होता है? के होता है। पोटेशियम जो है यह नीलमल, ये एक चमकदार श्वेत धातु है। यह वायु में मलिन हो जाता है और गर्म करने पर पिघल जाता है।
जल में डालने पर विस्फोट के साथ क्रिया करके बैंगनी ज्वाला के साथ जलता है। पोटेशियम को जो है तेल अथवा निष्क्रिय वातावरण में रखा जाता है। अभिक्रिया के आधार पर बात करें तो धातु इस प्रकार है: पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। तो इसमें सबसे अधिक जो है अभिक्रिया के आधार पर क्रियाशील कौन है? पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो इसमें कार्बन जो है ये सभी कार्बनिक यौगिक में मिलेगा। इसका आंसर जो है ए होगा। तो कार्बनिक यौगिकों में जो है कार्बन मुख्य घटक है और लाखों की संख्या में कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 कि सिगरेट लाइटर जो हम लोग रखते हैं कहते हैं सिगरेट लाइटर जो होती है निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसमें जो है ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। इसका आंसर ए होगा। सिगरेट लाइटर में जो है ब्यूटेन गैस जो कि तरल और ज्वलनशील होती है, इसका जो है प्रयोग ब्यूटेन गैस लाइटर में की जाती है, सिगरेट लाइटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन वनस्पति विज्ञान से है कि पादप कली है। तो पादप कली जो है ये एक प्रकार की भ्रूणीय टहनी है। इसका आंसर ये होगा, एक प्रकार की ये भ्रूणीय टहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव चिकित्सा विज्ञान जंतु विज्ञान से। क्वेश्चन है 60 है कि डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? तो डीएनए को अंतःपात्र में बनाया आर्थर कोनबर्ग ने। इसका आंसर जो है ए होगा। आर्थर कोनबर्ग ने जो है डीएनए को अंतःपात्र में बनाया। तो इन्होंने जो है 1959 में औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया, आर्थर कोनबर्ग को। और चिकित्सा के क्षेत्र में डीएनए के परखनली जांच के संश्लेषण के लिए इन्हें इस पुरस्कार से ये नोबेल पुरस्कार जो मिला, ये डीएनए को अंतःपात्र में बनाने के लिए ही मिला आर्थर कोनबर्ग को। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 की तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग यानी कैंसर उत्पन्न कर सकता है तथा उपचार भी कर सकता है? तो अल्कोहल तो होगा नहीं, पराबैंगनी किरण होगा नहीं, तंबाकू होगा नहीं। इसका आंसर सी होगा, यानी कि आयनीय विकिरण। यह जो है कर्क रोग उत्पन्न भी कर सकता है और इसका उपचार भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल कितना परिमाप होता है? तो एक हेल्दी व्यक्ति में जो है रक्त का परिमाप होता है 5 से 6 लीटर। इसका आंसर ए होगा। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है और मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो है शरीर के भार जितना होता है वेट, तो जितना जिसके शरीर का वेट रहेगा उसका लगभग 7% होता है। और रक्त का जो पीएच मान होता है ये 7.4 होता है। वयस्क मनुष्य में औसतन जो है 5-6 लीटर खून यानी ब्लड होता है। अगला क्वेश्चन है 71 कि टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। किसका उदाहरण है? क्या ये वायुजन्य रोगों का है या उपरोक्त में से कोई नहीं, या संक्रामक रोग है? तो टाइफाइड तथा कॉलरा जो है ये जलजन यानी कि जल जनित रोग है। तो जलजन रोगों का उदाहरण है। आंत्र ज्वर जिसको टाइफाइड कहते हैं ये सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। सैल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु है। यह रोग जो है दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थों से होता है। हैजा जो है जिसको कॉलरा कहते हैं, ये विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है जो कि जल, खाद्य पदार्थों तथा मक्खियों द्वारा तेजी से फैलता है। और टाइफाइड और कॉलरा जो है ये जल जनित बीमारी है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 कि यकृत एवं मांसपेशियां में ऊर्जा जमा होती है तो वो किस रूप में जमा होती है? तो यकृत और मांसपेशियां में जो ऊर्जा जमा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। इसका आंसर डी होगा। ग्लाइकोजन के रूप में जो है यकृत और मांसपेशियां में ऊर्जा जमा रहती है। ग्लाइकोजन जो है वस्तुतः ग्लूकोज का ही मोबिलाइज स्टोरेज होता है। जब ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन जो है टूटकर ग्लूकोज के रूप में चेंज हो जाता है और फिर हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज जो है लीवेनहॉक ने की। इसका आंसर जो है डी होगा। जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन जो है
ये जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन जो है यह कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। तो कीट यानी कि वंश की संख्या में वृद्धि करने के विज्ञान को हम वर्मी कल्चर कहते हैं, यानी कि कीट संवर्धन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।